हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक सिंह भदौरिया आपका स्वागत करता हूं अथेनियम अकेडमी की डिजिटल क्लासेस में। और हम अपने सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं वो हमारे आर्मी एग्ज़ाम के लेवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो अभी एग्ज़ाम हमारा 30 मई को होने वाला है। और उस एग्ज़ाम के पर्पज़ से हमने फिजिक्स के लेक्चर स्टार्ट किए हुए हैं। इसमें हम लोगों ने सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट किया हुआ मापन, तो उसी में हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। और आज का टॉपिक हमारा इसलिए इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि हम इसमें विमा निकालना और व्युत्पन्न मात्रकों की राशियाँ निकालना और सदिश राशियों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं कि हम लोग इससे पहले टॉपिक में क्या पढ़ चुके हैं। तो हमारा टॉपिक चल रहा है, मैंने आपको जैसे बताया कि हमारा टॉपिक चल रहा है मापन। ठीक है, इस मापन के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे थे मात्रक के बारे में। ठीक है, तो लास्ट हमने कल SI मात्रक और कुछ व्युत्पन्न मात्रकों के बारे में पढ़ा हुआ था। ठीक है, व्युत्पन्न मात्रक मतलब ड्राइव्ड यूनिट, SI यूनिट। ठीक है, SI यूनिट में ही व्युत्पन्न मात्रक आते हैं और उसमें मूल मात्रक यानी फंडामेंटल यूनिट्स। तो मूल मात्रकों की सहायता से, मूल मात्रक जो होते हैं इनकी सहायता से ड्राइव्ड यूनिट यानी कि व्युत्पन्न मात्रक निकाले जा सकते हैं। कल हमने ये चीज़ पढ़ी थी। व्युत्पन्न मात्रक में हम लोगों ने जैसे पढ़ा था कि मोल क्या होता है। ठीक है, तो मोल मैंने बताया था कि जो कार्बन का अणु होता है उसके 12वें हिस्से का जो भार होता है उसको मोल कहते हैं। इसे एवोगैड्रो संख्या से मापते हैं, 6.023 × 10⁻23 एवोगैड्रो नंबर्स। ठीक है, यह एवोगैड्रो संख्या। ठीक है, ये बताया था आपको। और उसके बाद में मैंने आपको बताया था लंबाई के छोटे बड़े मात्रकों के बारे में बताया था। ठीक है, इसकी कुछ वैल्यू बताई थी मैंने आपको कि क्या होता है नैनोमीटर, क्या होता है फर्मी। स्पेशल लेक्चर में जाके आप लोग देख सकते हैं। तो वहाँ हमने एक सबसे छोटी इकाई की बात की थी आपसे, फर्मी। तो फर्मी क्या है, फर्मी से क्या नापते हैं, तो मैंने बताया था नाभिक की त्रिज्या। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि नाभिक की त्रिज्या बराबर होती है, तो आप बताएंगे फर्मी कोटि की होती है। एक वर्ड लिख के आता है फर्मी कोटि। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि कोटि क्या है। तो जैसे मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मैथ्स में और फिजिक्स में बस लैंग्वेज बोलना बदल जाती है। तो कोटि का मतलब होता है घात। मैथ में हम बोलते हैं घात और यहाँ हम लोग उसको क्या बोल रहे हैं, यहाँ हम बोल रहे हैं उसको कोटि। ठीक है, जिस तरीके से मैथ्स में होते हैं सूत्र, समीकरण होते हैं समीकरण, यहाँ अगर किसी चीज़ को फिजिक्स में अगर समीकरण को लिखना है तो उसे बोलते हैं विमीय सूत्र, डायमेंशन। विमीय सूत्र कहते हैं उसको। समीकरण को यहाँ क्या बोला जाता है, विमीय सूत्र। जैसे हम लोग मैथ्स में लिखते हैं x² + y² + 2ab। यहाँ अगर हमें उस चीज़ में लिखना है तो हम लिखेंगे MLT। तो हम इस फॉर्म में लिखेंगे तो ये क्या कहलाती है, डायमेंशन कहलाती है। तो मैं आज आपको डायमेंशन निकालना भी सिखाऊंगा और व्युत्पन्न मात्रकों में कुछ मात्रक, इंपॉर्टेंट मात्रक, उनके बारे में भी चर्चा करूंगा। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो मैंने आपको बता ही दिया है कि नाभिक की त्रिज्या किस कोटि की होती है, तो आप तुरंत बताएंगे फर्मी कोटि की। एक फर्मी बराबर कितना होता है, कल अगर पढ़े होगे तो आज याद होगा, 10⁻⁻15 मीटर। याद है यहाँ तक सबको? ठीक है। फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि समुद्र में अगर हम लंबाई को नापते हैं तो किससे नापते हैं, गहराई को मापते हैं तो काय से नापते हैं। तो लंबाई को मापते हैं हम नॉटिकल मील से, गहराई को मापते हैं हम फैथम से। ठीक है, और ओजोन परत की जो मोटाई है उसको कैसे नापते हैं, डॉप्सन से। इसी तरीके से अगर आपसे बोल दिया जाए कि शोर को किससे मापा जाता है, क्योंकि आप मात्रा पढ़ रहे हैं, शोर को किससे मापा जाता है, नॉइज़, जो आवाज़ बहुत तेज होती है, शोर को किससे मापा जाता है, शोर को किससे मापा जाता है, यानी कि साउंड का नॉइज़ आप किस तरीके से मेजरमेंट करेंगे, किस यूनिट से करते हैं। तो आप बताएंगे कि साउंड को हम मेजरमेंट करेंगे डेसिबल्स। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारे मात्रक हैं जो आपको याद करनी है। जैसे जैसे आप पढ़ते चलोगे यूनिट्स में आपको याद होते भी चलेंगे। ठीक है, जनरली आज हम लोग फिर से ड्राइव्ड यूनिट वगैरह इन सारी चीज़ों पे बात करेंगे और इनकी विमाओं को निकालने की बात करेंगे। ठीक है, तो हम लोग डायमेंशन निकालना और डायमेंशन निकालना भी सीखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ है कि मैं आपको कुछ बताता हूँ जिससे आपको डायमेंशन निकालने में आसानी हो। जैसे लंबाई, ठीक है, लंबाई को हम मापते हैं मीटर में। ऐसा ही मात्रक क्या होता है, मीटर। लेकिन यहाँ अगर हम बात करें तो यहाँ विमा जो उसकी होती है वो क्या होती है, L होती है। ठीक है, अब द्रव्यमान की हम बात करें। ठीक है, द्रव्यमान की बात करें तो द्रव्यमान का ऐसा ही मात्रक होता है kg, लेकिन उसकी विमा, मैं आपको 3 चीज़ों की विमा याद करवा रहा हूँ। तो उसकी विमा, इनको उसको लिखने का फॉर्मूला जो होता है कैपिटल M। ठीक है, और इसके बाद होता है आपका समय। समय को हम मापते हैं सेकंड में और यहाँ हम उसे t से प्रदर्शित करते हैं। तो ये तो मात्रक है और ये विमा है जो आपको ध्यान है। सामान्यतः यहाँ लिख दी जाती है, इतने में ही विमाएँ निकल के आ जाती हैं।
फिर किसी ने कोण बोल दिया, तो कोण यानी कि जैसे घन कोण, और ये हमने पढ़े थे कोण एंगल, तो उनकी विमा हम थीटा से प्रदर्शित कर देते हैं। ठीक है, तो ये विमा निकलेगी, यानी कि सूत्र लिखने के लिए जैसे कि मैथ में सूत्र लिखते हैं तो एक्स वाई जेड का यूज़ करते हैं, इस तरीके से हम फिजिक्स में सूत्र लिखेंगे तो MLT का यूज़ करते हैं। क्लियर है सभी? ठीक है, अब हम है ना कुछ एक क्या लिखेंगे फिर से ड्राइव्ड यूनिट्स, यानी कि यूनिट ड्राइव करेंगे और उनकी विमाएँ भी लिखना सीखेंगे। ठीक है, जैसे अगर हमसे किसी ने बोल दिया कि त्वरण क्या होता है, एक्सीलरेशन, हालांकि कल मैंने इसकी बात की थी, तो आपसे बोल दिया जाएगा कि वेग में परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं। कुछ एक राशियां भी होती हैं, कुछ राशियां भी जाननी होती हैं, तो उनको भी हम जानेंगे। ठीक है, जैसे सबसे पहले मैंने आपको बताया कि चलो इनकी विमा और वो निकालने के लिए चलो हाँ पहले ये निकाल लेते हैं, फिर सदिश सदिश राशि हैं, या पहले सदिश सदिश राशि के बारे में बात कर लेते हैं, तो क्या फिर प्रॉपरली अब एक सीक्वेंस में चलते रहेंगे। ठीक है, तो सदिश और अदिश राशियाँ क्या होती हैं, अगर आपसे किसी ने बोल दिया स्केलर एंड वेक्टर। ठीक है, स्केलर एंड वेक्टर। ठीक है, तो सिंपल सी चीज़ ये है कि आपसे बोल दिया जाए कि किसी भी वस्तु को मापने के लिए प्रयोग की गई वो राशि जिसमें हमें वैल्यू चाहिए, साथ में डायरेक्शन भी चाहिए। तो डायरेक्शन चाहिए तो दिशा के साथ, इसके अंदर तीन चीज़ें होती हैं सदिश में, आपको सिंपल चीज़ बता देता हूँ। एक तो होती है संख्या, एक होता है मात्रा, और एक होनी चाहिए उसमें दिशा। सिंपल सी परिभाषा है, ये आप नोट डाउन करें। इसको बोलते हैं सदिश। जिसके अंदर ये तीन चीज़ें आपको लिखी मिलेंगी वो आएगी आपके सदिश के अंतर्गत, और जिसके अंदर सिर्फ आपको संख्या और प्लस मात्रा, वो आएगा आपका काय के अंतर्गत, अदिश के अंतर्गत, स्केलर क्वांटिटी के अंतर्गत। ठीक है ना, क्या बताया मैंने आपको बताया कि जो संख्या जिसमें आपको, जिस माप में जो राशि आप मापोगे उसमें आपको संख्या मिले और मात्रक मिले और दिशा मिले, वो सदिश के अंतर्गत आएंगे, वेक्टर यूनिट के अंतर्गत आएंगे। यानी कि किसी भी चीज़ को अगर आप माप रहे हो तो उसकी संख्या चाहिए आपको उसका मात्रक चाहिए, साथ में आपको दिशा चाहिए, तभी आपका मापन अगर पूर्ण होता है तो राशि आपको सदिश कहलाती है। क्या कहलाती है? आपकी सदिश राशि कहलाती है। ठीक है, समझ में आ गया ना? अब देखें, अब कौन सी राशियां हैं जो सदिश हैं आपकी, तो देखो अब एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं। एग्जाम्पल पहले सदिश के, तो वेग है, विस्थापन है, त्वरण है, संवेग है। अब पहले विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, हाँ इसकी बात करते हैं। विस्थापन होता क्या है, तो देखो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाना, ये डिस्टेंस भी होती है, बट यहाँ पता होना चाहिए कहाँ से कहाँ गए। जैसे हम भिंड से ग्वालियर गए, तो जैसा आपको पता है कि भिंड भाई हम ये कह सकते हैं कि हमारा कहाँ है, नॉर्थ में है, और हम कहाँ जा रहे हैं, साउथ में जा रहे हैं। तो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन मिल गई आपको। तो डायरेक्शन जब आपको पता हो, आपको पता है कि 80 किलोमीटर भिंड टू ग्वालियर, तो देखो 80 किलोमीटर यहाँ क्या है, 80 किलोमीटर है संख्या, 80 संख्या है, किलोमीटर आपका मात्रक है, और भिंड से ग्वालियर डायरेक्शन है। तो जब संख्या मात्रक दिशा मिल जाए तो क्या कहलाता है? सदिश कहलाता है। अभी जस्ट मैंने बताया। और एग्जाम्पल आप देख लें इसके। ठीक है, तो आपका हो गया त्वरण, हो गया संवेग, हो गया आवेग, हो गया भार, हो जाएगा या बल, हो जाएगा फोर्स, हो जाएगा। ठीक है, विद्युत क्षेत्र। अब इसके एक्सेप्शन समझने हैं जरा आपको। विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, फोर्स, इम्पल्स, मोमेंटम, एक्सेलरेशंस, सेडिमेंट एंड वेलोसिटी। ठीक है, इतना समझ में आ गया सभी को? ठीक है, ये सभी के सभी अपनी क्या कहलाते हैं? ठीक, ये सभी के सभी हमारे सदिश राशि के अंतर्गत आते हैं। और भी अगर आपसे ले लिया जाए तो गुरुत्वीय क्षेत्र की अगर हम बात करें, गुरुत्वीय क्षेत्र, ठीक है, गुरुत्वीय क्षेत्र हो गया हमारा, वैद्युत क्षेत्र हो ही गया, बलाघूर्ण, टॉर्क जिसे बोलते हैं, बलाघूर्ण, ये सब हमारा काय के अंतर्गत आता है? सदिश में। बलाघूर्ण होता क्या है तो अभी समझ में आ जाएगा। सदिश, घर में चाकी होती है, मतलब आटा पीसने वाली चक्कियाँ, तो उसे आप एक डायरेक्शन में घुमाते हो, चाहे क्लॉकवाइज घुमाओ या एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ, एक फोर्स लगाते हो, साथ में उसको एक दिशा देनी पड़ती है, तब जाके वो वर्किंग करती कि नहीं करती। तो बलाघूर्ण में क्या होगी? दिशा हो गई, तो वो कैसी राशि होगी? आपकी सदिश राशि होगी। और जिनमें दिशा ना हो वो अदिश राशि। यहाँ मैं विस्थापन की बात कर रहा था, मैंने आपको विस्थापन से समझाया। अब मैं एक्सेप्शंस की बात कर रहा हूँ।
देखो 3 चीजें ध्यान से रखना और सबसे ज्यादा एग्जाम में यही पूछी जाती है, विद्युत धारा, दाब और ताप। इनकी वर्किंग हमें ऐसी लगती है कि इनमें दिशा है, बट इनमें दिशा इनको देखने पर पता चलती है, लेकिन जब वर्किंग इनके अंदर होती है तो वहां कोई दिशा नहीं होती। जैसे हमें पता है कि हमारे घर में लाइट आ रही है 220 वोल्ट, लेकिन क्या दिशा देखी आ रही है? आप तार में लगाते हो एम्पियर, एम्पियर से हम क्या नापते हैं? विद्युत धारा। हमने लगा दिया, उसमें लिख के आगे 220 वोल्ट इलेक्ट्रिसिटी इन योर हाउस, ठीक है। तो आप अपने घर में भैया 220 वोल्ट क्या आ रहा है? विद्युत धारा आ रही है, लेकिन दिशा पता है क्या कि किस तार से कहाँ आ रही? नहीं मालूम है। तो इनमें क्या है, दिशा हमें बाहर से दिखाई देती है, तो दिशा होते हुए भी काय के अंतर्गत चली गई, ये अदिश राशि के अंदर। एक्सेप्शन है, याद रखना, विद्युत धारा अदिश राशि, लेकिन विद्युत क्षेत्र सदिश राशि है। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, और लेकिन इलेक्ट्रिक अपन बोल सकते हैं वो क्या है? इलेक्ट्रिसिटी क्या है? आपकी स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। दाब, प्रेशर, किस जैसे मैंने प्रेशर अभी जैसे हम पे 24 घंटे 365 दिन एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, लेकिन ये नहीं पता दिशा कहाँ से कहाँ लग रहा है, ठीक है। इसी ताप, टेम्परेचर, एक कोल्ड पॉइंट से एक हॉट पॉइंट की ओर ये फ्लो करना स्टार्ट करती है, लेकिन ऊष्मा कहाँ से कहाँ संचरित हो रही है उसके अंदर पता नहीं चलता ना। तो ये तीनों चीजें हमारी दिशा होते हुए भी अदिश राशि के अंतर्गत आती हैं, स्केलर क्वांटिटी के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। अब स्केलर क्वांटिटी होती क्या है, कौन कौन सी होती हैं? तो मैंने बताया कि भाई जिनमें सिर्फ आपको संख्या की आवश्यकता हो वो आपकी कैसी राशि कहलाती है? आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वो आपकी कहलाती हैं, जिनमें संख्या, मात्रक, दिशा चाहिए वो सदिश, जिनमें नहीं चाहिए वो अदिश, ठीक है। तो अब हम स्केलर क्वांटिटी के बारे में बात करते हैं, है ना। अदिश राशि, तो अदिश राशि क्या है? और देखो सदिश राशि को याद करने की एक और ट्रिक बता देता हूँ। सदिश में आपने ज्यादातर एग्जाम्पल मैंने जितने भी लिखे उनमें देखना एक वर्ड आ रहा होगा वाह, वेग। वैसे 90% काम करता है, बट इसके एक्सेप्शन भी मिल जाते हैं, जैसे विस्थापन है ना, वाह वाह वाह, वो सदिश के अंतर्गत आते हैं। समवेग में, आवेग में, बल में, है ना, बलागुण में, ठीक है। इनमें था विद्युत क्षेत्र में, है ना, चुंबकीय क्षेत्र में नहीं था, ठीक है। तो एक्सेप्शन भी हो सकते हैं, बट ज्यादातर वाह से आने वाले को हम काय के अंतर्गत ले जाते हैं? वेक्टर के अंतर्गत लाएंगे। अदिश राशि यानी यहाँ बात करते हैं हम स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी। तो इसके अंतर्गत क्या आना चाहिए? इसके अंदर दो ही चीजें आती हैं। इसके अंदर दो चीजें कौन कौन सी आती हैं? तो आपको बताया मैंने, एक संख्या आएगी और एक आपका मात्रक आएगा, बस ये दो चीजें आपको जहाँ दिशा की जरूरत ना पड़े अदिश राशि। जैसे चाल, आपसे पूछ दिया है कि आपकी स्पीड, गाड़ी की स्पीड क्या है, आप बताएंगे 14 किलोमीटर पर आवर, लेकिन क्या दिशा की आवश्यकता पड़ी? नहीं पड़ी। तो चाल हो गया, एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं आपको। चाल है, दूरी है ना, और समय है, घनत्व है, तापमान मैंने बता ही दिया आपको, कार्य है, ठीक है, सामर्थ्य, शक्ति इसको बोलते हैं, पावर, ठीक है, ऊर्जा है, आवेश, चार्ज, विद्युत धारा मैंने बता ही दी आपको एक्सेप्शन फॉर्म में, ठीक है, विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर, ठीक है, प्रतिरोध, रेजिस्टेंस, दाब, ये सभी के सभी आपके क्या हैं? एक्सेप्शंस हैं, यानी कि डिस्टेंस, टाइम, डेंसिटी, टेम्परेचर, वर्क, पावर, एनर्जी, चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी, पोटेंशियल डिफरेंस, रेजिस्टेंस एंड प्रेशर, ये सभी के सभी आपके स्केलर क्वांटिटी के अंतर्गत आते हैं। ये हो गई आपकी सदिश और अदिश राशि, ठीक है। अब आपको जो मैं विमा और मात्रक निकालना सिखाऊंगा तो वहाँ आपको दिक्कत नहीं हो, ठीक है। सदिश अदिश राशि अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गई, ठीक है। ये जनरली मैं डिफेंस के एग्जाम के लेवल के लिए फिजिक्स बना रहा हूँ। इसके बाद मैं जो फिजिक्स बनाऊंगा उसमें हम लोग एक स्टार्टिंग से बहुत एक्सप्लोरेशन के साथ में पढ़ेंगे, विस्तृत जानकारी लेके पढ़ेंगे, वो भी साथ में चालू करने वाला हूँ। जैसे 1-2 दिन में फ्री होता हूँ वैसे हम बनाते हैं उसको भी, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला, इन राशियों में एक एक करके सभी राशियाँ जो भी हमने राशियों में नाम लिखे जिन चीज़ों के, उनके बारे में पढ़ते हैं, उनकी विमाएँ निकालना सीखते हैं, कैसे उनकी विमाएँ निकाली जाएंगी, क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम जैसे ले लेते हैं दूरी, और दूरी और विस्थापन एक जैसे दिखाई देते हैं। अब इनमें डिफरेंसेस क्या हैं? तो दूरी जैसे हमने लिखा, एग्जांपल लिख रहा हूँ, भिंड टू ग्वालियर। आपसे बोलिए भिंड से ग्वालियर कितने किलोमीटर है? आपने तुरंत आंसर दिया 80 किलोमीटर, ठीक है। आप गाड़ी चला के भिंड से ग्वालियर गए तो आपकी जो आपका स्पीडोमीटर है उसमें बता दिए भैया हम कितना चल चुके हैं, 80 किलोमीटर चल चुके हैं। मैंने आपसे फ़ोन करके पूछा कि भाई कहाँ हो, आपने बता दिया कि मैं ग्वालियर हूँ, तो वो भी विस्थापन हुआ कि आप भाई भिंड थे, भिंड से आप भिंड पॉइंट से आप ग्वालियर पॉइंट में विस्थापित हो गए,
है ना, वेलोसिटी, इसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो भिंड से कहाँ पहुँच गया आप, ग्वालियर। यहाँ भी आपने डिस्टेंस देखी वो थी 80 किलोमीटर। ये दोनों चीज़ें इक्वल हो गई, ये और ये दोनों बराबर हो गए। लेकिन अब क्या हुआ कि आप शाम को लौट कर आ गए ग्वालियर से भिंड, ठीक है। अब क्या हुआ, आप 80 किलोमीटर गए एंड 80 किलोमीटर फिर लौट के आए, तो आपकी डिस्टेंस हो गई 160 किलोमीटर। स्पीडोमीटर पर छप के आ गया कि भैया 160 किलोमीटर की यात्रा आपने तय कर ली, ठीक है। और अब विस्थापन की बात करें तो आपसे मैंने पूछा कहाँ, आपने बताया भिंड में, तो आपका विस्थापन हो गया 0 किलोमीटर। अभी 80 था, अब 0 हो गया, आप जहाँ थे वहाँ आ गए। कैसे, इसको ऐसे समझ लो कि आप एक गाड़ी करके लेके जाते हैं, ट्रेवल से आप जाते हैं, तो आप जाने और आने का, जब लौट के आता तो आपसे बोलता है भाई 160 किलोमीटर हमारी गाड़ी चल गई, इसके हिसाब से आप हमें डीजल या पेट्रोल का अमाउंट दे दें, ठीक है। लेकिन अगर आप कहो कि नहीं मैं तो गया ही नहीं था, मैं जहाँ गया था वहाँ आ गया हूँ, तो भाई क्या होगा, समझदार हो आप, है ना भाई, ड्राइवर आपके साथ क्या करेगा। तो वही चीज़ है कि विस्थापन 0 हो गया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट, तो हम ये कह सकते हैं कि डिस्टेंस यानी कि दूरी विस्थापन के बराबर हो सकती है, लेकिन विस्थापन शून्य भी हो सकता है। और दूसरी चीज कि भाई ये माइनस भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होती, याद रखना, दूरी कभी भी नकारात्मक नहीं होती, लेकिन विस्थापन 0, 0 और बराबर और ऋणात्मक भी हो सकता है। अब बात करते हैं कि डिस्टेंस को कैसे मापते हैं, मीटर से। विस्थापन को भी काय पे मापेंगे, ऐसे यूनिट में भी मीटर से नापेंगे, ठीक है। लेकिन ये कैसी राशि है, एक अदिश, अभी आपको बताया मैंने, और ये कैसी राशि है आपकी, सदिश, ठीक है। अब बेमा निकालना सीखते हैं, ठीक है। जनरली मैं बेमा निकालता हूँ, आपको डायमेंशन बताता हूँ, दोनों की डायमेंशन सेम होगी, ठीक है। अब डायमेंशन में 3 चीज़ें थी आपके पास में, बता एम, एल और टी। एम हमेशा बात करेगी, अगर आपके फॉर्मूले में किलोग्राम आएगा तो आप एम पे घात चढ़ाएंगे, नहीं है कोई चीज़ तो 0 जरूर चढ़ाना है, क्योंकि अगर आपने 0 नहीं चढ़ाया तो ये माना जाएगा कि उस पर घात 1 है, क्योंकि हम मानते हैं जब हम ऐसी चीज़ नहीं देखते। एल यानी कि मीटर दूरी के लिए, और टी यानी सेकंड के लिए। तो जब आपको किलोग्राम लिखे तो आप एम पर घात चढ़ाएंगे, आपको अगर एम दिखे तो आप एल पर घात चढ़ाएंगे, और जब आपको एस दिखे तो आप टी पर घात चढ़ाएंगे। नहीं है तो 0, अगर एक बार है तो एक लिखो, नहीं लिखो तो भी चल जाएगा, ठीक है। तो अब हम इसकी क्या करते हैं, बेमा लिखते हैं, ठीक है। क्या लिखते हैं हम लोग, बेमा लिखते हैं। तो इसकी बेमा लिखते हैं, तो आपको क्या लिखा दिखा, एम तो केजी तो लिखा नहीं दिखा, एम 0, एल कितनी बार है, एक बार, और टी क्या है, एम 0, L1, T 0। ये हो गए इसके बेमा लिखने के तरीके, समझ में आए होंगे। चलो यहाँ देखते हैं। अब इसके बाद में दूसरा हम पॉइंट लेते हैं, ये हो गया हमारा दूसरा, दूरी और विस्थापन। अब चाल और वेग, ये मैं कल आपको समझा चुका था, उसकी बेमा भी आप लोग इसी तरीके से लिख सकते हो। त्वरण की बेमा में लिख के बताता हूँ, क्योंकि त्वरण का फॉर्मूला भी बताया था, और त्वरण के बारे में बताने का, एक्सेलरेशन बोलते हैं इसको, त्वरण बोलते हैं। इसको समझाने में थोड़ा क्या आपको समझ में आएगा। त्वरण क्या होता है, तो त्वरण बोलते हैं हम वेग में चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेग में परिवर्तन की दर को क्या कह सकते हैं, परिवर्तन की दर कहलाती है, त्वरण कहलाती है। तो फॉर्मूला क्या आता है, वेग में परिवर्तन बटे में समय, ये हो जाता है फॉर्मूला, ठीक है। अब वेग का फॉर्मूला क्या होता है, इससे पहले जैसे मैं बता देता हूँ, वेग बराबर होता है दूरी बटे में समय। अब दूरी को काय में मापते हो आप, ऐसा यूनिट मीटर में, समय को काय में मापते हो आप, सेकंड में। क्या हो गया भाई मीटर, इसका ऊपर का लिख रहे हैं अभी मैं, मीटर पर सेकंड, और बटे में नीचे क्या, समय, सेकंड। क्या हो गया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब मैंने बताया है कि ये कैसी राशि है आपकी, एक सदिश राशि है। अच्छा, ये लिख रहे हैं वो आप, जो आपने लिखा, मैं फिर से बता देता हूँ, आपने लिखा ये था आपका ऐसे ही मात्र, कैसा था, ऐसे ही। अगर मैं बोलूँगी इसी कुछ आप CGS यूनिट में लिखो, बेमा भी लिखना सिखा रहा हूँ, लेकिन आप इसको काय में लिखो, CGS में लिखो। तो CGS में दूरी को काय में नापते हैं, आपको मैंने बताया था इससे सबसे फर्स्ट क्लास में, सेंटीमीटर में, और समय को काय में नापते हैं, सेकंड। तो सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हो गया CGS में। किसी भी मात्रक में आप लिख सकते हो। MKS में सेम ऐसे ही लिखा जाएगा, ठीक है, FPS में बदल जाएगा। अब हमें निकालना है इसकी बेमा, यानी बेमी सूत्र लिखना है, फिर आप लोग खुद लिखना सीख जाएंगे जरा, अगर मैं बता रहा हूँ उस चीज़ पर अगर आपने ध्यान दी। सबसे पहली चीज़, हमारे पास 3 चीज़ें हैं, एम है, एल है और टी। एम रखते हैं अगर हमें किलोग्राम मिला, एल रखते हैं अगर हमें एम मिला, मीटर मिला, टी रखते हैं अगर हमें सेकंड मिला। अब आप देखो आपके पास क्या है, आपके पास एम है, ठीक है, एल एक बार है ना, एल की पावर है 1, लिखने की ज़रूरत नहीं है, लिख भी सकते हो, नहीं लिखने की ज़रूरत है। क्या आपके पास कहीं किलोग्राम है, नहीं है, तो सबसे पहले एम को 0, एल एक बार है, 1 लिख भी सकते हो, नहीं लिखना है मतलब कोई ज़रूरत।
सेकेंड स्क्वायर सेकेंड है टाइम है, कितना टाइम है, कितनी पावर है इस पे 2 है, लेकिन नीचे है, नीचे के ऊपर लागू तो क्या हो जाएगा माइनस का, तो हो गया इसकी विमीय सूत्र। क्लियर सभी को? ठीक है, ये हो गया हमारा इसका विमीय सूत्र, आ गया सभी को? ठीक है, ये हो गया हमारा एक्सेलरेशन का विमीय सूत्र। तो इस तरीके से हम लोग क्या निकाल लेते हैं, डायमेंशन निकालते हैं, डायमेंशन निकाल कर इस तरीके से रख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं फटाफट से, हम एक फॉर्मूला बनाएंगे, साथ में फॉर्मूला लिखेंगे और उनके विमीय सूत्र लिखेंगे। फिर लंबाई जो हमने पढ़ी थी, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था कि लंबाई जो हमारा है यानी कि लेंथ है, और उसके छोटे बड़े मात्रक पढ़े थे। इसी तरीके से हम द्रव्यमान के छोटे बड़े मात्रक पढ़ेंगे, तापमान के पढ़ेंगे, जिसके पूछे जाते हैं उसके छोटे बड़े मात्रक हम पढ़ेंगे, और समय के, 4 चीज़ों की। लंबाई का हम लोग पढ़ चुके हैं। जब हम लोग विमा और ये फॉर्मूला बनाना सीख लेंगे, यानी डायमेंशन बनाना सीख लेंगे और उनके मात्रक बनाना सीख लेंगे, उसके बाद में हमारा जो लेक्चर रहेगा उसमें हम फिर से छोटे बड़े मात्रक, लंबाई का फिर से आपको एक बार बता दूंगा, द्रव्यमान का, क्षेत्रफल का, समय का और तापमान का, इनके छोटे बड़े मात्रकों के बारे में भी चर्चा करेंगे। ठीक है, अब हम 3 लाइनें बनाते हैं और विमीय सूत्र लिखना स्टार्ट करते हैं। तो हमें सबसे पहले चीज क्या चाहिए, हमें चाहिए कोई राशि, और फिर उस राशि का हमें पता होना चाहिए सूत्र। ठीक है, तो हम उसका क्या लिख लेंगे, मात्रक। तो जब आपको मात्रक पता है तो आप बड़ी आसानी से उसका क्या लिख लेंगे, विमीय सूत्र। क्लियर है? ये चीज़ आप बड़ी आसानी से क्या कर पाएंगे, लिख पाएंगे। ठीक है, पहली चीज़। ठीक है, ये चीज़ें आप बड़ी आसानी से समझ पाएंगे। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लिखते हैं, ठीक है, विमीय सूत्र क्या है अपना। चलो, तो विमीय सूत्र लिखते हैं, सभी के फॉर्मूले बना के और सारी चीज़ों को आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ किस तरीके से हम लोग क्या कर पाएंगे, विमीय सूत्र इनके लिख पाएंगे। ठीक है, विमीय सूत्र हमें लिखना है। ठीक है, विमीय सूत्र लिखते हैं हम लोग। ठीक है, जनरल तो कोटि के बारे में जैसे मैंने बता ही दिया था कि कोटि क्या है। कोटि जैसे कि अपन लोग है ना ये कह सकते हैं कि फिजिक्स मैथ्स में हम लोग उसको बोलते हैं क्या, मैथ्स में हम लोग बोल देते हैं उसको घात, और फिजिक्स में हम उसको बोलते हैं कोटि। ये चीज़ आप लोग अच्छी तरीके से याद रखें। ठीक है, हम लोग उसको क्या बोल देते हैं, फिजिक्स में बोलते हैं कोटि। तो कोटि मतलब घातों में कोई चीज़ प्रदर्शित होना। समझ में आ रहा है? ठीक है, चलो अब इसके बाद में हम सबसे पहले लेते हैं राशि अपनी, एक एक करके समझ लेते हैं। पहला पॉइंट, पहला हमने ले लिया क्षेत्रफल। काय का मात्रक होता है क्षेत्रफल, मतलब होता है क्षेत्र, उस क्षेत्रफल। सूत्र क्या होता है क्षेत्रफल का, आप लोगों को पता होना चाहिए, लंबाई गुणा में चौड़ाई। अब लंबाई को आप काय में मापोगे, मीटर में, और चौड़ाई को भी काय में मापोगे, मीटर स्क्वायर। यानी कि आप विमीय सूत्र लिखते हैं। विमीय सूत्र में अपने पास 3 चीज़ें होती हैं, एम होता है, एल होता है, टी होता है, 3 चीज़ें होती हैं। अब आप बताओ कि आपके पास किलोग्राम कहीं है इसमें, क्योंकि किलोग्राम के लिए कैपिटल एम है, तो यहाँ लिख देंगे 0। एल है, एल स्मॉल एम के लिए होता है, स्मॉल एम हमारे पास 2 टाइम में, हमने लिख दिया 2। सेकेंड आपको कहीं दिख रहा है नहीं, तो क्या होगा, 0। ये होगा इसका विमीय सूत्र। आया समझ में? ठीक, चलो अब इसके बाद हम देखते हैं आयतन, वॉल्यूम। क्षेत्रफल यानी हो गया हमारा एरिया। अब बात करते हैं आयतन की, यानी कि वॉल्यूम की। ठीक है, वॉल्यूम। अब आयतन बराबर क्या होता है आप बताएंगे, लंबाई गुणा में चौड़ाई गुणा में ऊंचाई, यानी मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर। ठीक है, कितने टाइम्स आ गया मीटर, 3 टाइम्स आ गया 3 टाइम्स आ गया, तो क्या हो गया इसका फॉर्मूला, एम क्यूब। मात्रक क्या हो गया इसका, मीटर क्यूब। ये मात्रक हो गया, सूत्र हो गया इसका लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। सूत्र भी याद होने चाहिए जिससे आप विमाएं लिख सकें। आप देखते हैं अपने पास में 3 चीज़ें हैं, एम है, एल है, टी है। क्या आपके पास किलोग्राम है कहीं, नहीं है, तो किलोग्राम को मैंने लिख दिया यहाँ पर, क्या लिख दिया फटाफट से देखें, तो किलोग्राम को लिख दिया मैंने 0। एल हमारे पास यहाँ कितना टाइम्स है, 3 टाइम्स, और टी हमारे पास क्या है 0। ठीक है, फटाफट से देख लें कि किस तरीके से हम इनको लिख रहे हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं आपेक्षिक घनत्व की। ठीक है, आपेक्षिक घनत्व की, डेंसिटी की। ठीक है, तो देखिए आपेक्षिक घनत्व क्या होता है, और इम्पोर्टेंट भी है।
रिलेटिव डेंसिटी, आपेक्षिक घनत्व। तो आपेक्षिक घनत्व हम लोग फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, पदार्थ का घनत्व चाहिए हमें, यानी कि जो मैटर से उसकी डेंसिटी चाहिए, और 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व, क्योंकि 4 डिग्री सेल्सियस पे पानी का घनत्व तो सर्वाधिक होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है, तो घनत्व का फॉर्मूला हो गया यहाँ पे, घनत्व का फॉर्मूला हो गया आपका, अपन ये कह सकते हैं कि घनत्व बराबर क्या होता है। अगर सबसे पहली चीज़ अगर मैं आपसे पूछ दूं कि घनत्व बराबर क्या होता है, पहले आप वो पढ़ें, फिर आप अच्छी घनत्व निकालेंगे, ठीक है। तो घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान यानी मास अपॉन वॉल्यूम। मास को हम किलोग्राम से प्रदर्शित करते हैं और आयतन को और वॉल्यूम को हम मीटर क्यूब से प्रदर्शित करते हैं। तो हम पहले इसकी विमा लिख लें, ठीक है। तो केजी यानी कि एम हमारे पास आ गया 1 टाइम, एल है 3 टाइम्स लेकिन नीचे है तो माइनस का, और टी हमारे पास 0। समझ में आ गया। चलो, तो हमने इसमें घनत्व लिखी, तो दोनों घनत्व लिखेंगे, m1 l माइनस 3, विमा लिख रहे हैं, फिर नीचे वाले की विमा लिखेंगे m1 l माइनस 3। दोनों क्या हुए, कैंसिल हो गए, तो बचा क्या, एक है, यानी कि ये कैसी राशि, और इसी को समझाने के लिए मैं इतनी सारी चीज़ आपको समझा रहा था। ये है विमाहीन राशि। कैसी राशि है आपकी, विमाहीन राशि। क्लियर हुई यहाँ तक, क्यों है, क्योंकि भाई ये दोनों चीज़ें कैंसिल हो गई। घनत्व क्या होता है, घनत्व का मतलब होता है, हम ये कह सकें कि कोई भी चीज़ है हमारे पास में, उस चीज़ में जैसे मान लो मेरे पास एक जग है, उसमें हमने पानी डाल दिया, ठीक है, 1 लीटर पानी डाल दिया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, उसमें 1 केजी शक्कर डाल दी, तो कम जगह में, एक जग था बस मेरे पास, उसमें कम जगह में ज़्यादा चीज़ें होंगी तो उसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, घनत्व क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। एक कप मैंने ले लिया बहुत बड़ा, एक अपन कह सकते हैं पात्र या बर्तन ले लिए, और उसमें 1 किलो शक्कर और 1 लीटर पानी डाला, तो वो बड़ा पात्र, तो उसका डेंसिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बड़ा एरिया है, लोग कम है, एटम्स कम है, परमाणु कम है, कण कम है उसमें, तो कम जगह में ज़्यादा चीज़ों का होना घनत्व ज़्यादा होता है, और ज़्यादा जगह में कम चीज़ों का होना घनत्व कम होता है, डेंसिटी कहते हैं इसको। तो घनत्व का ऐसा ही मात्रक हो गया किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। इसका ये हो गया हमारा विमीय सूत्र। इन दोनों को चीज़ों को रखकर हमने क्या निकालना सीख लिया, आपेक्षिक घनत्व निकालना सीख लिया। इतना आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। चलो हम लोग आगे देखते हैं, है ना। तो हम लोग आगे देखते हैं, अगले कुछ एक और एग्जांपल ले लेते हैं, और भी आपको चीज़ों को बता देते हैं कुछ। एक जैसे कल मैंने आपको बताया था कार्य के बारे में, कार्य, ठीक है, एक 5वां पॉइंट ले लेते हैं। फिर आपको एक सीट के साथ, एक पीपीटी के साथ में नेक्स्ट क्लास में मैं बहुत सारे मात्रक और सेम टर्म्स चीज़ बता पाऊंगा, क्योंकि इतना समय, बहुत समय लगता है इन चीज़ों को समझने में, मतलब लिखने में, फिर उसे समझाने में। तो एक पीपीटी के माध्यम से हम जल्दी कर पाएंगे उस चीज़ को। तो कार्य बराबर क्या होता है, तो कल मैंने बताया था कार्य यानी वर्क, वर्क बराबर क्या होता है बताएंगे आप लोग। बताएं फटाफट, अब मेरी दिक्कत प्रॉब्लम होने लगी है मुझे, ठीक है। बल गुणा विस्थापन क्या होता है, बल लगाया हमने और उसमें क्या हो गया, विस्थापन, यानी फोर्स लगाया और फिर क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, तभी तो कार्य माना जाएगा। तो ये हो गया आपका फोर्स, ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो F × D। अब बल का मात्रक होता है न्यूटन और इसका होता है मीटर, न्यूटन मीटर, या इसको क्या बोल देते हैं, जूल। कल मैंने आपको समझाया था जूल। लेकिन हमें विमान निकालने के लिए क्या चाहिए, इसको इस फॉर्म में नहीं चाहिए, तो हमें पहले बल का मात्रक पता होना चाहिए। तो किलोग्राम × मीटर अपॉन में क्या होता है, सेकेंड स्क्वायर होता है, ठीक है। अब ये हो गया मीटर, ये न्यूटन का लिखा हमने, और ये मीटर का मीटर क्या हो गया हमारे पास, केजी × मीटर स्क्वायर अपॉन में सेकेंड स्क्वायर। क्लियर सभी के सामने। चलो अब हम देखते हैं कि इनमें हम अब इसको विमा लिखते हैं। अब तीनों चीज़ें आपके पास आ जाएंगी, एम भी आ जाएगा, एल भी आ जाएगा, टी भी आ जाएगा। किलोग्राम है, 1 टाइम है, पावर कितनी चढ़ानी है, चढ़ा सकते हो, एक लिख भी सकते हो, नहीं लिखना है, एम मतलब लिख सकते हो, गलत नहीं होगा, एक लिख सकते हो, पर नहीं लिखा हो तो भी एक माना जाएगा। लेकिन अगर नहीं हो तो 0 लिखना जरूरी है। मीटर स्क्वायर, एल है आपके पास 2 टाइम्स, टी है आपके पास माइनस में 2 टाइम्स, m1 L2 T - 2, ये हो गई इसकी विमा। क्लियर सभी को, आगे समझ में कि कार्य की विमा या किसी की भी विमा किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो आई होप इतना आपको समझ में आया होगा कि डायमेंशन कैसे निकालते हैं, डायमेंशन लिखना किस तरीके से है, ठीक है। और कल की क्लास में आपकी पूरी डायमेंशन वाली चीज़ें मैं प्रॉब्लम जो है वो खत्म कर दूंगा, छोटे बड़े मात्रक, यानी कल मात्रक टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा अपने 4th लेक्चर,
ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग सेम टाइम पे और आपके एक नए लेक्चर के साथ में। ठीक है, आप अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड करें जिससे वो हमसे जल्दी से जल्दी जुड़ें और हम लोग लाइव क्लास स्टार्ट कर सकें।